हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। यह बोर परमाणु मॉडल की सेकंड पार्ट है। मतलब यह आपका बोर परमाणु मॉडल का यह सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि बोर के परमाणु मॉडल का आप जो है फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। जब तक आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आप सेकंड पार्ट को लिंक नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। साइंस एक कंसेप्ट है, एक सीरीज में चलती है, कंसेप्ट को ऊपर कंसेप्ट चलता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जो है इसके पहले बोर का परमाणु मॉडल जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप जरूर देखें। तो याद रखिए, कम से कम अगर आप से 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। याद रखिए, पैसेंस रखिए, कम से कम 4 से 5 महीने जो है आप अच्छे से तो जो है जम करके एकाग्रचित्त हो करके, ना इधर देखना है ना तो उधर देखना, सिर्फ आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, हार्ड स्टडी करना है। और आपके साथ मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं भी कुछ अच्छा करूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, अगर आपको टीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी फिजिक्स के सभी वीडियो एक ही जगह चाहिए तो भैया आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में चले जाएं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के टीजीटी फिजिक्स के लिए अलग वीडियोस हैं और टीजीटी केमिस्ट्री के लिए अलग वीडियो हैं। ठीक है, तो आप सीरीज वाइज देखते हुए चले। ठीक है, तो याद करिए, चलिए सबसे पहले तो हेडिंग को जानने का प्रयास करिए कि हेडिंग हमारा क्या है। ठीक है, अब हमको जानना है हेडिंग क्या है। देखो क्या बोला, हाइड्रोजन सदृश। ठीक है, हाइड्रोजन सदृश का मतलब क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन जैसे तत्वों के लिए, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए क्या करना है, बोर का परमाणु मॉडल की क्या करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि हाइड्रोजन सदृश मतलब हाइड्रोजन जैसे परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, जिनके वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी है प्लस ये केमिस्ट्री में भी है। नोट कर लीजिए, ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो चल लीजिए, ये फिजिक्स में भी है ये पोर्शन, यह आपका केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स को जानने का क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे तत्वों के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे तत्वों के लिए, जैसे मैंने बोला वेद सदृश आदमियों के लिए व्यवहार। ठीक है, उसी तरह से मतलब वेद जैसे, सदृश का मतलब कि मतलब उसके जैसे, जैसे हाइड्रोजन सदृश मतलब हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए बोर का परमाणु मॉडल। याद रखिए, बोर साहब बहुत ही हैंडसम है आपके, और बहुत ही हैंडसम हैं। ठीक है, इसलिए इनके बारे में समझने का प्रयास करो। अब देखो, दिमाग तो लगाओ, इस ससुरा बोल का रहा है, ये बोल रहा है हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए। इसका मतलब यह सिर्फ यह बोर का परमाणु मॉडल, कमियां बता रहा हूं, ये कमियां पेपर में पूछी जाती हैं कि हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए ही सिर्फ बोर का परमाणु मॉडल व्याख्या करता है और दूसरे तत्वों के लिए नहीं करता। सिर्फ हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ही यह व्याख्या करता है बोर का परमाणु मॉडल। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझोगे तो हम आपसे कट्टी ले लेंगे। समझे? क्या समझे? कि बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए है और सबके लिए ना ही है। समझ गए? ये कमियां है, अभी बाद में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये है मिस्टर बोहर। ठीक है, 1913 की बात है, समझ जाइए, बहुत पुरानी बात है 1913 की। ठीक है, तो अब इस चीज को समझना, अब समझेंगे कैसे बोर का परमाणु मॉडल से हम क्या क्या निकालते हैं, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आप इंटरेस्ट को बना लीजिए और कॉपी को जो है बहुत ही ढंग से सजाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या होगा, देखो कि जैसे कि माना कि ये हाइड्रोजन जैसा एक तत्व है, देखो जिंगल बैल, ये देखो, हाँ, ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। ये क्या है? वाहितम क्या है? कोश है। अब जैसे ये वाहितम कोश है, ये प्लस जेड, प्रोटॉन पर आवेशों की संख्या क्या है? प्लस जेड, और ये त्रिज्या है। ये क्या है बेटा? आपको देखो यहां पर ये क्या है? त्रिज्या है आर।
त्रिज्या आर है। ये इलेक्ट्रोनमा जो है नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, चकरा जाएगा भी। देखो बोर परमाणु मॉडल ने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपका कांसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यहां पर एक हाइड्रोजन जैसा एक परमाणु है, जिसका प्रोटॉनों की संख्या क्या है, +Ze, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या है, E। प्रोटॉन पर आवेश क्या है, +Ze, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या है, E। ठीक है, दोनों चीजें, और उनके बीच की दूरी क्या है, r। मतलब इसकी त्रिज्या क्या है, r। अगर अब बोर क्या बोलता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, बेसिक कंसेप्ट को समझिए, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है जिसका वेग होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका वेग होगा, हाँ समझो, इसका वेग क्या होगा। मिश्रा जी बिल्कुल क्लियर कर लीजिए सबसे पहले तो आप जो है, इसका वेग होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसका वेग होगा, और क्या है, त्रिज्या है, कोश की क्या है, त्रिज्या है। तो इसका मतलब बोर परमाणु मॉडल की सहायता से हम त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, देख लीजिए, बोर परमाणु मॉडल की सहायता से हम किसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या को ज्ञात करेंगे, वेग को ज्ञात करेंगे। बोर परमाणु मॉडल की सहायता से हम किसे ज्ञात करेंगे, वेग को ज्ञात करेंगे। इससे ऊर्जा, मतलब ऊर्जा की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, याद रखिए, बोर परमाणु मॉडल की सहायता से हम क्या करेंगे, नाभिक से कोश के बीच की वाह्यतम की दूरी, मतलब इसकी त्रिज्या की गणना कर देंगे, इसके वेग की गणना कर देंगे, और क्या ज्ञात कर लेंगे, इसके ऊर्जा की क्या कर लेंगे, हम गणना कर लेंगे। ठीक है, और यही तीनों जगह से आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं। आपको मैं जिस तरह से गीता का सार अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण ने बताया था, उसी तरह से मैं आपको यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बोर के परमाणु मॉडल की सहायता से हम किसी कोश की त्रिज्या तथा उस इलेक्ट्रॉन का क्या वेग, और कोश की ऊर्जा, मतलब कक्षक की ऊर्जा की व्याख्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, बहुत ही प्यार से बताएंगे कैसे कैसे करेंगे। यहां पर आपको जो है कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कंसेप्ट को सीखिए और कंसेप्ट को जानने का क्या करें, प्रयास करें। तो सबसे पहले फर्स्ट हम त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। अब त्रिज्या से कैसे क्वेश्चन बनेगा, लाइट चली गई है, हाय दोस्तों, लाइट चली गई थी तो इसलिए वीडियो को हमें बंद करना पड़ा था। तो हम इसी के आगे चलेंगे आपका, ठीक है, इसी के आगे चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर परमाणु मॉडल की सहायता से हाइड्रोजन सदिश, मतलब हाइड्रोजन के जैसे तत्वों की कक्षाओं की त्रिज्याओं के बारे में सबसे पहले गणना करेंगे, फिर उसके किसके बारे में गणना करेंगे, उसके वेग के बारे में गणना करेंगे, फिर उसके किसके बारे में गणना करेंगे, उसके ऊर्जा के बारे में क्या करेंगे, गणना करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब लाइट भी ऐसी चीज है यार, क्या बताएं, लाइट चली गई तो चली गई, क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब यहां देखो, तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले ये त्रिज्याओं की गणना करेंगे और इससे जो क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में जानने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र होता है त्रिज्या का, देखो, कक्षाओं की त्रिज्या, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ठीक है, या कोसों की त्रिज्या, या क्या बोलोगे आपके, कोसों की त्रिज्या। तो अब इस बेसिक कंसेप्ट को समझोगे तो इसका जो सूत्र होता है, इस सूत्र को जाने कि ये सूत्र होता है R इज इक्वल टू द R, त्रिज्या इज इक्वल टू द R है, ये याद रखिएगा, R इज इक्वल टू द N स्क्वायर, ये N है, ब्रैकेट में आपका H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M Z E स्क्वायर। याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सबसे पहले देखिए N क्या है, यहां पर N यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या है।
एन यहां पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। अब वो पेपर में कैसे देगा, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे बनाएगा, आप इसको जानने का बहुत ही अच्छे से क्या करिए, प्रयास करिए। ऐसा नहीं करिएगा कि कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, डाउन हो जाए। देखिए ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। देखिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो अब क्या करोगे, अतः त्रिज्या, अतः आर अनुक्रमानुपाती किसके बेटा, एन स्क्वायर। मतलब जो ये हमारी त्रिज्या है, मतलब जो ये रेडियाई है, एन स्क्वायर की क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती हुआ। देखो सामने सामने है ना। अब ये कंसेप्ट आपको क्या कर लेना, याद कर लेना। अब ये कंसेप्ट याद होगा तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, देखिए ठीक है। जो ये त्रिज्या है, अब इसके बारे में क्वेश्चंस कैसे बनेगा, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। यदि अब देखिए, यदि मुख्य क्वांटम संख्या n यहां पर क्या है, देखिए n यहां पर यह है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, याद रखिए। अब क्वेश्चंस कैसे बनेगा, देखिए यदि मुख्य क्वांटम संख्या का अनुपात 1:2:3 है, तो त्रिज्या का अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात होगा। देखिए अब देखिए, इसी कंसेप्ट से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसी फंडे से। आर अनुक्रमानुपाती एन स्क्वायर है। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या की बात कर रहा है, तो मतलब एन की बात कर रहा है वो, तो इसका अनुपात कितना, 1:2:3 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसका स्क्वायर का अनुपात हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, देखिए यहां पर ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर क्या 4, ये 3 है, 3 का स्क्वायर क्या 9। ये जिस ऑप्शन में होगा आप उसी को जो है कि टिक मारोगे, ठीक है। इस तरह से कंसेप्ट को याद कर लीजिए। ये मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं कि जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्या हो, क्लियर हो। अब मैंने बोला R इज इक्वल टू एन, अब देखो इसका डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है। जो एग्जाम के पैटर्न का है वही मैं पढ़ाऊंगा, समय बर्बाद करना मेरा पेशा नहीं है, ठीक है। R इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या है, यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या है। जब यहां पर देखिए कि ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये आर अनुक्रमानुपाती एन स्क्वायर, कई बार तो यही ऑप्शन में पूछ लेता है, ये वाला, ठीक है, यही वाला ऑप्शन में पूछ लेगा, मुख्य क्वांटम संख्या है। अब देखिए यदि मुख्य क्वांटम संख्या का अनुपात n 1:2:3 है, एन स्क्वायर है ना ये, तो एन स्क्वायर है, इसका मतलब त्रिज्या क्या होगी, देखो त्रिज्या इसकी स्क्वायर होगी, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9, तो ये आपका अनुपात हो जाएगा। अब तो हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले कक्षाओं की त्रिज्या। अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों के वेग के बारे में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। ये कंसेप्ट नोट कर लो, ठीक है, बेहतरीन कंसेप्ट है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप इसको समझने का क्या करें, प्रयास करें, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। आसमान पर जब तक सितारे रहेंगे। अब देखो, अब यहां पर बेसिक कंसेप्ट को समझ में आया। अब ये जब बेसिक कंसेप्ट समझ में आया तो अब देखो क्या हो जाएगा, देखो दूसरा लिखा, कक्षाओं में उपस्थित याद रखिए, सेकंड स्थायी कक्षाओं में, याद रखना स्थायी मतलब स्टेबल, स्थायी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉनों का क्या वेग। तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझ जाइए, स्थायी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग। अब इसको भी समझिए, इलेक्ट्रॉनों का वेग का फॉर्मूला क्या बनेगा, v क्या हमारा यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेग है। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, देखिए ZE², ठीक है, ZE² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n, 1/n। तो अब यहां पर देखिए, ये कंसेप्ट को देखने के बाद
आपको एक क्वेश्चन यहां पर बनने की संभावना बन जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पर बनने की जो संभावना बनेगी उस चीज को देखो। अब n क्या है यहां पर मित्र, देखिए n यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या है। जहां n क्या है, देखिए जहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। देखिए अब मुख्य क्वांटम संख्या है n, तो अब देखो n मुख्य क्वांटम संख्या, v क्या है वेग, z क्या है परमाणु क्रमांक, e क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, h क्या है फ्लाइंग कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता। ये सारे कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से क्या कर लेना, समझ लेना है। अब देखिए अतः देखिए v अनुक्रमानुपाती 1/n के, देखिए ये तो कांस्टेंट है। आसमान पर जब तक सितारे रहेंगे, देखिए ये तो कांस्टेंट है ना भैया, देखो ये वाला कांस्टेंट तो 1 क्या आया n है। जब 1/n है तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना। तो अब यहां पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अब यहां पर कैसे बनेंगे, इस चीज को देखो। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का अनुपात 1:2:3 है तो 1:2:3 है तो 1:2:3 है तो ठीक है, तो विभिन्न कक्षाओं में वेग का अनुपात होगा। ठीक है, अब देखिए अब इस तरह के भी क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तब। ठीक है, मैंने बोला ना कंसेप्ट बताऊंगा तो कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो v अनुक्रमानुपाती 1/n है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो अनुक्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। 1/n क्या बोला, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब अब देखो ये n का मान है तो इसका ये अनुपात कर देना पड़ेगा व्युत्क्रमानुपाती करना पड़ेगा। जब आप इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो क्या होगा, देखो तो वेग का अनुपात होगा, वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो 1 है, 1:1 ही होगा। 2 को बट्टे में लाओगे 1:2:3 को भी बट्टे में लाओगे 1:3। तो याद रखिए वेग का अनुपात ये हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट को समझिए, एक बेसिक लॉजिक को समझिए। जब तक एक बेसिक लॉजिक को आप नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा, स्थायी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग का कंसेप्ट होगा। अब ऊर्जा का कंसेप्ट देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं, ऊर्जा का कंसेप्ट। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं के ऊर्जा स्तर की गणना, ऊर्जा स्तर की क्या गणना। ठीक है, अब विभिन्न कक्षा में ऊर्जा स्तर की कक्षा गणना करने के लिए जो E है, अब जो E की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखिए रटिएगा नहीं। E की ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा उसके बेसिक टर्म्स को देखेंगे हम। तो E इज इक्वल क्या होगा, देखिए E इज इक्वल टू होगा माइनस, याद रखिएगा माइनस mz का स्क्वायर E की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर 1/n स्क्वायर, याद रखिएगा। अब ये बेसिक टर्म्स को समझिए। यहां पर ऊर्जा, कक्षाओं की जो ऊर्जा का अनुपात है, अब इस कंसेप्ट को समझिए। जब कक्षाओं की ऊर्जा का अनुपात निकालने के लिए आप समझना है, ये पोर्शन क्या है, कांस्टेंट है। अब ये सारी चीजों को लिख लीजिए। रामबाण औषधि है भैया, रामबाण औषधि है। ठीक है, जहां n क्या है, ये n क्या है, देखिए
ये n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक, अब जब ये मुख्य क्वांटम संख्या है तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बना? देखो n स्क्वायर नीचे है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। जब ये पूरा कांस्टेंट है तो ये क्या है? देखिए n स्क्वायर है, नीचे है ना, बटे में है ना, अतः E क्या? ऊर्जा। E क्या है? देखिए यहां पर ऊर्जा, कोई भी डाउट मत रखिए अपने आप में। अतः यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए E व्युत्क्रमानुपाती n स्क्वायर। देखिए E व्युत्क्रमानुपाती किसके? n स्क्वायर। n क्या है यहां पर? मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए n मैंने लिख दिया है, n क्या है यहां पर? देखिए मुख्य क्वांटम संख्या है। तो अब क्वेश्चन यहां का कैसे बनेगा? यदि मुख्य क्वांटम संख्या का अनुपात, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब n क्या होता है? याद रखिए, डाउट रखिए, क्वेश्चन घुमाएगा वो। n बराबर क्या होता है? k l m n, या n का मान क्या होता है? 1 2 3 4। ये जो सेल है होते हैं, सेल को मतलब को उसको क्या बोलते हैं? k l m n, मुख्य क्वांटम। जब मैंने क्वांटम संख्या आपको बताया हुआ तो वहां पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बोर परमाणु मॉडल खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए E इज इक्वल टू E अनुक्रमानुपाती किसके? आपका n स्क्वायर के। तो यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का अनुपात 1:2:3 है तो ऊर्जा का अनुपात होगा, ऊर्जा का अनुपात होगा, ऊर्जा का अनुपात होगा। अब जब यहां पर देखिए ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो देखिए n स्क्वायर है ना, देखिए व्युत्क्रमानुपाती और n स्क्वायर है, इसको समझे हो तो क्लियर है कंसेप्ट, तो होगा। अब ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? देखिए n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन नीचे है व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/4। अब देखिए क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती उल्टा। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या हुआ? अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारा दुश्मन क्या होगा? गरीब होगा। तुम गरीब हो तो तुम्हारा दुश्मन क्या होगा? अमीर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? 3 है तो 1 अनुपात क्या होगा? 9, क्योंकि स्क्वायर है। इन सभी कंसेप्ट को आप क्या किए रहोगे? समझ लोगे। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। इन बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से आप सीख लीजिए। ये 3 चीजों, सबसे पहले हमने त्रिज्या की गणना की, उसके बाद आपने किसकी गणना की? वेग की गणना की। अब उसके बाद आपने वेग की गणना करने के बाद आपने किसकी गणना की? ऊर्जा की गणना की। ठीक है, अब ऊर्जा के और भी कंसेप्ट को मैं यहां पर बताने का क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट मत रखिएगा मित्र। अगर आप कोई भी डाउट रख रहे हैं तो समस्या है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा। अब यहां पर बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि अगर ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये देखिए अगर पहले वाले K है, दूसरा कोष क्या? L है। पहले वाली की ऊर्जा E1 है, दूसरी वाली की ऊर्जा क्या है? E2 है। ठीक है, पहले वाले की ऊर्जा E1 है, दूसरे वाले की ऊर्जा क्या है? E2 है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, देखिए इसके लिए फॉर्मूला 1 अपॉन पहले वाले का मुख्य क्वांटम संख्या क्या? n1 है, दूसरे वाले का मुख्य क्वांटम संख्या n2 है। इसके लिए फॉर्मूला होगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू द r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लेमडा क्या है यहां पर? देखिए लेमडा यहां पर क्या है? लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य। आर क्या है? जहां आर रीडबर्ग नियतांक है। याद रखिए आर क्या है? यहां पर देखिए रीडबर्ग क्या है? नियतांक है। इसका वैल्यू कितनी होती है? R इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 की पावर क्या? 7 मीटर इनवर्स 1। रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, याद रखना।
अब देखिए यहां पर रीडबर्ग कांस्टेंट आर क्या है, यहां पर रीडबर्ग क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स 1। और एक चीज पूछ लेगा आपका कि आर रीडबर्ग कांस्टेंट का मान है, रीडबर्ग नियतांक का मान, रीडबर्ग नियतांक का मान जो होता है आप इसको नोट कर लीजिए, आर का मान होता है, बेसिक कंसेप्ट समझिए, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच क्यू। ठीक है, अब बेसिक टर्म्स को समझिए आप सबसे पहले कि अब देखिए यहां पर आर क्या है, देखिए यहां पर आर क्या है, रीडबर्ग क्या है, नियतांक है, जिसका मान क्या होता है एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सी क्या है प्रकाश की चाल है, एच क्या प्लैंक नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या निर्वात की विद्युतशीलता है, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये वास्तविक मान होता है आर का मान। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तब जाकर के यह वैल्यू क्या होती है, आती है। आर का एक्चुअल में एम का मान क्या रखोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ई की वैल्यू रखोगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे 8.85 इंटू 10⁻12, सी की वैल्यू रखोगे 3 इंटू 10⁸, एच की वैल्यू रखोगे 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो जब ये सब वैल्यू आप यहां पर रखोगे तब जाकर के रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.09 इंटू 10⁻7। कई जगह 1.8 दिया रहेगा तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका बेसिक कंसेप्ट, जहां से आपके क्वेश्चंस को क्या करना है, बनना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बनना है जहां से। अब देखिए रदरफोर्ड की, अब हम बोर के परमाणु मॉडल की क्या हम कमियों को क्या करेंगे बेटा, दूर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये लिमिटेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अच्छा आप इसको अब तो मिटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। ठीक है, पहले अब यहां पर बेसिक कंसेप्ट को देखो, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं। वो है कि परमाणु मॉडल की कमियां, मॉडल की कमियां। ठीक है, पहले कमियां, यह मॉडल, ये देखिए यह मॉडल केवल हाइड्रोजन सदृश, मतलब हाइड्रोजन जैसे या हाइड्रोजन जैसे दिखने वाले हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के गुणों की व्याख्या करता है, गुणों की व्याख्या करता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लें, समझ लें। ठीक है, जब तक आप इस बेसिक कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे तब तक ये चीजें आपको आएंगी नहीं। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए कि ये बेसिक टर्म्स को जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आसमान पर जब तक सितारे रहेंगे। अब देखिए दूसरा कि ये समझिए कि यह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति मतलब वेव नेचर की व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है। अब याद रखिए, मतलब यह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या क्या
नहीं करता। दो चीज आपको पता चल गई, यह मॉडल केवल हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के गुणों की व्याख्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। तीसरा, यह कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या नहीं करता, वितरण की व्याख्या नहीं करता है। याद रखिए, 3 ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद और देखिए, चौथा, यह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की पूर्ण व्याख्या नहीं करता, पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। याद रखिए, यह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की पूर्ण व्याख्या थोड़ा बहुत करता है, लेकिन यह पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। यह बेसिक कंसेप्ट है। इन बेसिक कंसेप्ट को क्या कर लेना, हमें समझ लेना है। आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।